हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ग्रो विथ वीवी में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सीपेट की तैयारी करवा रहे हैं और ये हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट फर्स्ट और सेकंड जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाएं और देखें उसको। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम घटना चक्र की जो बुक है उससे सारी चीज़ें वन लाइनर उसको कंप्लीट करवा रहे हैं फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में। तो आइए मित्रों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बात करते हैं। जैसे कि पता फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें हो गई थी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट को। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और सितंबर 1920 में ही असहयोग प्रस्ताव गांधी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया। किस अधिवेशन में मित्रों? कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। तो सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में और इसका पुरजोर विरोध किया था मित्रों CR दास ने। फिर क्या होता है, नागपुर के अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग जो प्रस्ताव होता है, जो कि गांधी जी ने इसको प्रस्तावित किया था, उसको स्वयं चित्तरंजन दास ही प्रस्तावित करते हैं। किस अधिवेशन में? नागपुर के अधिवेशन में दिसंबर 1920 में। पहले देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो हुआ था उसका पुरजोर विरोध करते हैं, फिर उसके बाद स्वयं चित्तरंजन दास इसको क्या करते हैं? प्रस्तावित करते हैं। फिर क्या होता है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो होता है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, मतलब असहयोग प्रस्ताव जो था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ तक हो गया था मित्रों। आगे आइए बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ये लोग न्यायालय का बहिष्कार कर देते हैं और इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं मित्रों। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। तो ये कैसे याद होगा? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, कैसे याद होगा? तो देखिए, यहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाया है, मिस्टर JBL। ठीक है मित्रों, M से क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू, R से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, J से आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, B से क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल और L से मित्रों क्या हो जाएगा आपका? लाला लाजपत राय। तो आई होप मिस्टर JBL आपको याद रहेगा। आगे हम बात करते हैं। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त करने का नारा दे दिया था। मतलब असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उन्होंने बोला कि 1 साल के भीतर ही हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे, वह नारा दे दिया। ठीक है, जिस समय गांधी जी भारत आए, मतलब 1915 में गांधी जी भारत आए, उस समय क्या चल रहा था मित्रों? विश्व युद्ध चल रहा था और उस विश्व युद्ध में गांधी जी ने क्या की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। इसलिए अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और यही जो उपाधि है गांधी जी की, कैसरे हिंद, इसको असहयोग आंदोलन में गांधी जी वापस कर देते हैं। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है मित्रों, तो राय बहादुर की उपाधि किसकी थी? जमनालाल बजाज की, और ये भी असहयोग आंदोलन में वापस कर देते हैं। आगे देखते हैं। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। ठीक, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है चौरा चौरी कांड की तिथि क्या है? 4 फरवरी 1922। और यही जो चौरा चौरी का कांड होता है मित्रों, असहयोग आंदोलन इसी से स्थगित कर दिया जाता है। गांधी जी क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो क्षुब्ध होने के बाद क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। तो आंदोलन स्थगित करने का निर्णय कहाँ लिया जाता है मित्रों और कब लिया जाता है? तो बारदौली में लिया जाता है और 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुरवादी कहा था। मतलब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान क्या होता था कि हम वस्त्रों को जला रहे थे, विदेशी वस्त्रों को जला रहे थे, तो उसी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला हुआ था ये अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी है। क्यों भाई वस्त्रों को जला रहे हो? ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, 1921 में गुजरात में अहमदाबाद, देखिए काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया
स्थापित हुए। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीजें स्थापित हुई इतने विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं, CR दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो CR दौरान वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना भाई किसने किया? CR दास ने किया। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष था, मोतीलाल नेहरू क्या थे? महासचिव थे। तो CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुनक जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मतलब स्वराजियों, इट मीन्स ये समझिए, इस जो पार्टी की स्थापना हुई थी उसमें विट्ठल पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव में असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना, ये क्या थी? एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 1925 में। ठीक, चित्तरंजन दास को हम देशबंधु के भी नाम से जानते हैं, पता होगा, बहुत ही कॉमन सी चीज है। आगे देखते हैं, चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे। मतलब इंग्लैंड से इन्होंने वकालत की पढ़ाई पढ़ी और ये बैरिस्टर हो गए। उसके बाद मित्रों हुआ गया था, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इनकी यही थी चित्तरंजन दास की, कि जो अलीपुर में बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष पकड़े गए थे और उन्हीं को इन्होंने बचाया था। तो चित्तरंजन दास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाना था। चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। तो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी ने। आगे बात करते हैं, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे और ये जो 7 सदस्य थे मित्रों, ये टोटल अंग्रेज ही थे, ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक, तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग बना था, इसमें 7 सदस्य थे और पूरे ब्रिटिशर्स थे ही, पूरे अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और इसका यह श्वेत कमीशन कह करके पुरजोर विरोध किया गया था, इसे बहिष्कार कर दिया गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉर्ज साइमन उदारवादी दल से संबंधित थे। ठीक है, होता क्या है मित्रों, ये जो उदारवादी दल से थे, जबकि अगर मैं बात करता हूं कि भारत की स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के समय, 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, इस कमीशन में श्रमिक दल से थे। देखिए समझिए क्या इसका मतलब क्या हो गया, को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो चीजें समझ में आएंगी। यहां कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल से थे। मतलब उदारवादी दल के सदस्य थे कौन? जॉन साइमन। ठीक है मित्रों, लेकिन अगर मैं बात करूं श्रमिक दल से कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। तो उदारवादी दल से जॉन साइमन थे, जो साइमन कमीशन बना था। और अगर मैं बात करता हूं श्रमिक दल से कौन थे, तो क्लीमेंट एटली बता दोगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक, आई होप इतनी चीजें समझ में आएंगी। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। लाहौर में साइमन कमीशन विरोध जुलूस के नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, वहां पर जुलूस चल रहा था और उसी जुलूस में ये क्या होता है कि लाला लाजपत राय के सर पर एक लाठी आकर के लगती है और ब्लड वगैरह निकलने लगता है, वो ज़्यादा घायल हो जाते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं, साइमन कमीशन 1927 के प्रति उत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। मतलब साइमन कमीशन के अगेंस्ट आप समझिए नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। साइमन कमीशन 1927 के अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार करी गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट में ही पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की बात करी गई थी। ठीक,
आगे देख लेते हैं। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। तो भैया 1928 में इंडिपेंडेंस लीग फॉर इंडिया लीग का गठन कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1921 कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष CR दास चुने गए थे। तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? CR दास। किंतु जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है मित्रों, आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करते हैं। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का जो दिन था वह पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समझिए बात को, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिनको नहीं पता होगा मित्रों। तो देखिए, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का जो दिन है, कौन सा दिन है भाई? 26 जनवरी 1930 का। सिर्फ मैं 26 जनवरी 1930 के दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन की बात। वो क्या है? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। और 26 जनवरी का प्रत्येक वर्ष, मतलब 30 के बाद 31, 32, 33, ठीक है, तो 26 जनवरी के प्रत्येक वर्ष वो पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस जानते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू किया था। ये मित्रों नमक के विरुद्ध था। ठीक है, अंग्रेज वगैरह नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे, इस वजह से। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों को सत्याग्रह के लिए कूच किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? अपने 78 साथियों को लेकर के 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से। ठीक, और 24 दिनों बाद, एग्जैक्ट 24 दिन बाद क्या होता है? 6 अप्रैल 1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग कर दिया जाता है। मित्रों 24 दिन में ही वो 78 को लेकर के चले थे 12 मार्च 1930 को, और 24 दिन ही होते होते क्या होता है? 20,000 की भीड़ हो जाती है, मतलब पब्लिक लगभग 20,000 आ जाती है। तो गांधी जी सोचते हैं चलो नमक कानून तो भंग कर दिया हमने, भाई इतना पुरजोर विरोध हो रहा है, 20,000 लोग आकर के अगेंस्ट खड़े हो जा रहे हैं नमक का जो टैक्स बढ़ा हुआ था। तो उसी से फिर गांधी जी सोचते हैं चलो नमक कानून को भंग कर दिया। अब उसके बाद वहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब हम आपका विरोध करेंगे। ठीक है मित्रों, हम आपका विरोध करेंगे, लेकिन वो भी सविनय विरोध करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई वहाँ पर, मतलब ढेर सारी पब्लिक इकट्ठा हो जाती, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब नमक कानून को तोड़ करके वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च की है ना, तो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च की करी है। आगे बात करते हैं। तमिलनाडु से गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचलापल्ली से वेदारण्यम, ठीक है, तो त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम नमक यात्रा करी थी। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर, कहाँ भाई? धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पहले महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। किस जेल में? यरवदा जेल में। तो भैया अभी धरसना नमक गोदाम पर पहुंच नहीं पाते हैं, इससे पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है। तो उनके स्थान पर उस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? अब्बास तैयब जी करते हैं। फिर अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो उसके बाद सरोजनी नायडू क्या करती हैं? धरसना नमक गोदाम से मतलब उसका नेतृत्व करती हैं, वह जो आंदोलन चल रहा था, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, आगे हम देख लेते हैं कि इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। तो ये जो पूरी घटना थी ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कौन भाई बताया है आपको? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन स्थापित किया गया। ठीक है, जिसको लाल कुर्ती के भी नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक मित्रों, आगे बात कर लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है,
पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली, जिस मतलब सिपाहियों का नेतृत्व चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि अब हम क्या करेंगे, निहत्थी भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। जैसा जलियांवाला बाग 1919 का हुआ था वैसा ही समझो यहाँ हो जाता मित्रों, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैप्पी जदुनांग, ठीक, हैप्पी जदुनांग तथा उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला गैडी नेल्लू। तो समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने सक्रिय भागी दिखाई थी, मतलब मणिपुर की जो जनजाति थी वह इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। और इसका नेतृत्व कौन किया था, जदुनांग जी ने करा था। उसके पश्चात नागा जनजाति की महिला गैडी नेल्लू ने किया था। इसे जियातरंग आंदोलन भी कहा जाता था। कौन सा भाई, इसे जियातरंग आंदोलन भी कहा जाता था। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान के लिए लगाने का निश्चय किया और उन्होंने बोला मैं सक्रिय राजनीति से हटना चाहता हूं। अक्टूबर 1934 में, सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करी। तो सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना कौन करता है, गांधी जी, और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशन करते हैं गांधी जी। आगे बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। किसे भाई, गांधी और इरविन को सरोजिनी नायडू ने कहा ये दो महात्मा हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ, 5 मार्च 1931। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभों का सांत्वना पुरस्कार कहा था। गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था, मतलब महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। कौन कहा था भाई, एलन कैम्पबेल जॉनसन। ये कौन थे, इरविन के जीवनीकार थे, ठीक। तो 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित, 10 जून तथा 24 जून 1930 को। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। तो कमीशन की जो सिफारिशें थीं उनको अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो याद रखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, लंदन में। कब हुआ, 1930 को। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ 1930 को। कितने यात्रियों ने भाग लिया, 89। कौन नहीं लिया, कांग्रेस। तो कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। तो एंग्लो इंडियन भी रहते हैं ना इसमें, तो इसका मतलब प्रतिनिधित्व कौन किया था भाई, केटी पाल ने। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये क्वेश्चन आता है कि गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो जॉर्ज पंचम ने, ठीक है, और अध्यक्षता प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था और अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने करी थी। आगे 7 सितंबर 1931 को, मतलब 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, आप बताओगे, 7 सितंबर 1931 को, ठीक है। कब तक चला था, 1 दिसंबर 1931 तक ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। तो भैया देखो, पहला जो हुआ था आंदोलन, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कांग्रेस नहीं आए थे, लेकिन जो दूसरा हुआ
7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से आए थे और प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो कांग्रेस की तरफ से आपके गांधी जी, ठीक है, और फिर सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय इसका हिस्सा बनते हैं। तो याद रखिएगा, गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। तो लंदन गांधी जी किस जलपोत से पहुंचे? एस राजपुताना। और कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। ठीक है मित्रों, किंग्सले हॉल में ठहरे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय थे या भारतीय थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन सा ऐसा शख्स है जो भाग लिया था? तो आप बता दोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है मित्रों।